नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे बच्चे और गणित। गणित शिक्षण कक्षा में आज हम देखेंगे बच्चे और गणित। तो देखिए, इसमें कहता कैसे है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं। बच्चों को गणित सीखने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं बच्चे गणित तभी सीख सकते हैं जब उन्हें खोजबीन करने व अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट मिले। प्रत्येक कक्षा में बच्चों को यही अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए कक्षाओं को गतिविधि आधारित बनाना होगा। गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों के लिए रुचिकर होगी और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करेगी। देखिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि उनको खोजबीन और अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इस प्रकार की उसकी पूरी छूट होनी चाहिए कि वो अपने विचार रख सके और चीजों को वो ढूंढ सके। वो अपने विचार रख सके और चीजों को ढूंढ सके, है ना। तो ये किसके लिए है? प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे शिक्षण विधि का भी हम उपयोग कर सकते हैं। शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रायोगिक मॉडल का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसके लिए मॉडल का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि इसके लिए आपको बच्चों को गणित सिखाने के लिए प्रेरित करने का तरीका कि सबसे पहली बात उनके विचार सुनने चाहिए, व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए और उनमें एक खोजबीन करने की, है ना, प्रवृत्ति होनी चाहिए। तभी वो क्या करेंगे, वो उससे प्रेरित होंगे और आगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सीखने के मॉडल भी होते हैं। हमारे पास जो गणित सिखाने के तरीके होते हैं उसमें कुछ मॉडल्स भी होते हैं बच्चों को बताने के लिए। जिसको आप कह सकते हैं, देखिए सीखने के कितने मॉडल होते हैं। तो सीखने के हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार के मॉडल हो सकते हैं। देखिए, पहला आपको कहता है यहाँ पे सीखना, यानी पहला आपके पास है यहाँ पे सिखाना, यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। दूसरा ये कहता है आपको सिखाना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। सिखाना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। तीसरा आपको कहता है सिखाना यानी समझ का निर्माण। सिखाना यानी समझ का निर्माण। इसी को हम कहते हैं रचनावादी मॉडल। ये होते हैं हमारे पास सीखने के मॉडल। कितने मॉडल होते हैं हमारे पास सीखने के? 3 मॉडल। देखिए क्या दिया आपके पास? पहला सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। दूसरा दिया है आपके पास सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। तीसरा कहता है सीखना यानी समझ का निर्माण, रचनावादी मॉडल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि हमारे पास ये मॉडल में सीखने वाले जो मॉडल्स हैं वो बैंकिंग मॉडल क्या है और प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है। इन दोनों चीजों को हम पहले समझते हैं कि है क्या। देखिए दिया है कि दोनों में असमानताएं क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। बैंकिंग मॉडल क्या करता है? रटने को महत्व दिया जाता है। बैंकिंग मॉडल में क्या क्या होता है आप पहले देखिए। बैंकिंग मॉडल क्या होता है? रटने को महत्व देते हैं। ये क्या करते हैं? याददाश्त पर आधारित होता है। तर्क शक्ति का इसमें कोई महत्व नहीं होता और याद करने को सीखने के बराबर मानते हैं। ठीक है, क्या कहा समझ में आया कि बैंकिंग मॉडल में रटना, याद रखना, है ना, और तर्क शक्ति का इसमें कोई महत्व नहीं होता। याद रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें बैंकिंग मॉडल में। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों में सीखने के जरिए जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों में सीखने के जरिए जो परिवर्तन
परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसे व्यवहारगत रूप में समझा जा सकता है और सीखने के पुष्टिकृत व्यवहार के रूप में समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई बच्चा एक क्षमता या व्यवहार का प्रदर्शन करे तो आप उसे बार बार इसका अभ्यास करवाएं। जब वह आपकी इच्छा के अनुसार करे तो आप उसे अच्छा बताते हुए उसका उत्साह बढ़ाएं। जब वह गलती करे तो आप अपनी नाराजगी प्रकट करें और उसे दंड दें। इस रवैये का नतीजा यह होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते, समझ पाने को छिपाने के तरीके ढूंढते हैं और वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे बात सीख गए हैं। जैसे इन मॉडलों के जरिए सीखने वाले बच्चों के सामने जब संख्याओं से संबंधित इबारती सवाल रखे जाते हैं तो वे कहते हैं, यदि मुझे किसी सवाल में ज्यादा या कुल मिलाकर जैसे शब्द दिखे तो मैं समझ जाती हूँ कि इन संख्याओं को जोड़ना है, या मैं सवाल को दी हुई संख्याओं को देखती हूँ। यदि संख्या 86 और 51 जैसी है तो मैं इन्हें जोड़ देती हूँ या गुणा कर देती हूँ, लेकिन अगर संख्या 86 और 5 है तो मैं इसे भाग कर देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों मॉडलों में क्या होता है, सीखने का जो जरिया होता है उससे क्या होता है, परिवर्तन लाना होता है। परिवर्तन कैसे लाना, विचारों में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसमें सीखने की समझ जो होती है उसमें परिवर्तन लाना, और जो सीखने की समझ होती है उसको स्ट्रांग बनाना, उसको मजबूत बनाना। ये होता है इन दोनों मॉडल पर आधारित जो हमारे तथ्य होते हैं, जो हमको बताया गया है कि बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों में किस प्रकार की समानताएं होती है। दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही होता है कि बच्चों के व्यवहार में उस मॉडल के जरिए या उस शिक्षा के जरिए उनके व्यवहार में, उनके विचारों में, उनके तर्क शक्ति में विकसित करना होता है, उनको विकास करना होता है, उनकी सोच में विकास करना होता है, उनके विचारों में विकास करना होता है, जिससे वो अपने कार्यों को बराबर कर सके। इसके लिए एक माध्यम होता है कि अगर एक शिक्षक किसी बच्चों को समझाते हैं, उन चीजों को समझाते हैं, तो अगर वो बच्चा बनाने में सक्षम है, मतलब हम किसी सवाल को दिए है ना, कोई एक सवाल हमने किसी विद्यालय में, किसी कक्षा में हम क्या किए, एक सवाल दिए, उन सवाल को अगर सारे बच्चे क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, या कुछ बच्चे हल कर लेते हैं, तो जो बच्चे उनको सही तरीके से बनाकर हमको दिखाते हैं, उन सवालों को दिखाते हैं बनाकर सही तरीके से, तो हमें उन बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उस काम में, है ना, उस गणित को या उस सवाल को या उस विधि से जुड़े हुए और सवालों को बनाने में अपनी रुचि दिखा सके, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा, है ना, अगर कोई बच्चा या कोई बालक उसका गलत उत्तर देता है, इसी प्रकार यदि कोई बालक कोई गलत उत्तर देता है तो हमको उसको डांट भी लगानी चाहिए, है ना। डांट लगाने कहने का मतलब ये है कि आपका सवाल गलत है, आप इसे ठीक तरीके से बनाइए, आपको क्या समझ में नहीं आया आप हमको बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। इस प्रकार से डांट लगानी चाहिए। डांट लगाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चों को मारे या पीटे या जो बहुत ज्यादा उनको डराए। डांटना मतलब सिर्फ उनकी गलतियां बताना होता है। डांटना मतलब सिर्फ क्या रहेगी, उनकी गलतियां बताना, उनकी कमियां बताना होता है, ताकि बच्चे उनको समझ सके। अगर आप उस पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो उसमें क्या होता है, बच्चे को अगर समझ नहीं आता, कोई भी अगर बालक है अगर उसको समझ में नहीं आता, फिर भी वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जो बता रहे हैं, जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये वो ऐसा दिखाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और वास्तव में ऐसा नहीं होता, उनको वो बातें समझ में नहीं आते रहती, ये उनका भय होता है। तो इस भय को भी हमको क्या करना है, अपने शिक्षण विधि में, मॉडल में, है ना, अपने प्रयोगिक विधि में, सहायक सामग्री में जो हम उपयोग करेंगे अपने शिक्षण कार्य में, इनके माध्यम से उनकी समझ को बढ़ानी है और उनके अंदर उस विषय के प्रति स्थापित भय को
दूर भी करना है, जिससे वो आगे क्या कर सके, उस विषय में रुचि दिखा सके और उन सवालों को वो बहुत अच्छे तरीके से हल कर सके। और कुछ परेशानियां अगर आती है तो वो अपने शिक्षक से विचार विमर्श या तर्क वितर्क कर सके। ठीक है, तो देखिए अब इसी में कहता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात कहता है बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, बैंकिंग मॉडल में आपको रटने को महत्व दिया जाता है। बैंकिंग मॉडल में आपको रटने वाली विधि को महत्व दिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रटने रटाने की प्रक्रिया होती है उसको महत्व दिया जाता है, उसमें याद करने की क्षमता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है याददाश्त पर आधारित होता है। ये हमारे याददाश्त पर आधारित होता है कि एक बालक पढ़ाए हुए है ना या शिक्षण के द्वारा कराए हुए क्रियाकलापों को कितना याद कर सकता है, वो सीखता है या नहीं, इस पे बाद में हम जाते हैं, वो कितना याद कर सकता है, कितना याद करके उसको रखा है। ठीक है, वो उसके दिमाग में कितना स्टोर करके रखा है, अपने माइंड में कितना उन सब चीजों को स्टोर करके रखा है, तो वो उसके याददाश्त पर भी आधारित होता है। अगला कहता है तर्क शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। इसमें आप जो तर्क शक्ति लगाते हैं है ना, देखो तर्क शक्ति का महत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देखो जिन चीजों को आप याद कर लिए है ना, जिन चीजों को आप रट लिए, उसमें आप तर्क वितर्क किया ही कहाँ, वहां तर्क वाली बात कहाँ है। आपको जैसा दिया गया आपने उसको रट लिया, अपने दिमाग में आपने क्या किया, अपने मस्तिष्क में उसके आपने क्या किया, वहां पे मस्तिष्क में उसको स्थापित कर लिया है ना, उसको स्टोर करके अपने माइंड में स्टोर करके रख लिया, तो वहां तर्क वितर्क करने वाली बातें नहीं आती। तो यहाँ पे तर्क शक्ति पर आधारित होता ही नहीं है, तर्क शक्ति की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है ना, तर्क शक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसा वहां पे मटेरियल दिया गया, जैसा भी आपको शिक्षण सामग्री दी गई, जैसा आपको समझाया गया, आपने क्या किया, उसको वैसे की वैसे अपने मस्तिष्क में क्या किया, उसको स्थापित कर लिया, वहां पे आपने उसको स्टोर करके रख लिया है ना, अपने तर्क लगाने वाली वहां पे बात ही नहीं आती। ठीक है, अब इसी में आगे कहता है याद करने को सीखने के बराबर माना जाता है। बैंकिंग मॉडल में ये होता है कि जो भी स्टूडेंट जितनी भी विषय हैं और उस विषय वस्तु के जितने भी कंटेंट होते हैं उसको क्या कर सकता है, वो जितनी अधिक से अधिक संख्या में याद करे, जितनी अधिक से अधिक संख्या में उसको याद करे, उसी को क्या माना जाता है, उसी को सीखना माना जाता है। देखिए गणित विषय में हमको क्या करना होता है, सूत्रों को नियम को याद करना पड़ता है। जब तक हम सूत्रों को और नियम को हम याद नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, वो हमारे सवाल जो रहेंगे, हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो हल नहीं हो पाता, उसको हल करने में हमको समय लग जाता है, वो थोड़ा सा समय ले लेता है। ठीक है, या समझने में समय लग जाता है या सवालों को हल करने में समय लग जाता है। वहीं पर अगर हम प्रमेय की बात करें तो प्रमेय को क्या किया जाता है, प्रमेय क्या है, सूत्र का आधार होता है, वो उस किसी भी प्रकार के सूत्र को क्या करता है, वो सिद्ध करके दिखाता है कि हमारे पास जो सूत्र दिया हुआ है वो सिद्ध हुआ है करके, है ना, कि हमने जो निकाले हैं, जो सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं वो किसी तथ्य पर आधारित है, उसको प्रमाणित किया गया है करके, इसलिए हम प्रमेय का या प्रमेयिका का उपयोग वहां पे किया जाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, देखिए इसके अनुसार याददाश्त में तथ्य रखे एवं निकाले जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग मॉडल में क्या दिया है कि याददाश्त में तथ्य रखे एवं निकाले जाते हैं, अपने तथ्य को रखा जाता है और बाकी जो तथ्य रहते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसको हम निकाल देते हैं, वो हमारे उपयोगी नहीं होता। ठीक है, और वहीं पे हम किसकी बात करते हैं, वहीं पर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल की। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है आपके पास कि इसमें हम चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं, अभ्यास पर महत्व दिया जाता है। देखिए बैंकिंग मॉडल क्या किया, बैंकिंग मॉडल ने आपको याद करना सिखाया, बैंकिंग मॉडल ने आपको याद करना सिखाया, किंतु जो प्रोग्रामिंग मॉडल होता है वो क्या करता है, आपको चरणबद्ध तरीकों से सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, है ना। इसमें भी कुछ चीजों को याद करना होता है, समानता होती है कि चीजों को याद करनी होती है, लेकिन ये सीखने पे ज्यादा जोर देता है, ये अभ्यास पे ज्यादा जोर देता है, क्योंकि आप एक एक स्टेप आप सिखाएंगे, एक एक चरण को आप सिखा जाएंगे, है ना। चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, एक एक करके जब उसको आप सीखते या सिखाते जाते हैं वो क्या होता है, वो अभ्यास पर निर्भर होता है। जैसे हम एक उदाहरण बता सकते हैं
कि अगर हमको क्या पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, संख्या के बारे में बताते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम वर्ग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, वर्गमूल बताएंगे। तो एक चरणबद्ध तरीके से आता है कि हाँ पहले संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, किस किस प्रकार की संख्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग क्या है, वर्ग बनता कैसे है। उसके बाद हम देखते हैं वर्ग के बाद वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। ये होता है चरणबद्ध तरीके से बताना, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, इसमें सबसे ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, इसलिए इसमें अभ्यास को महत्व दिया जाता है, ना कि याद करने की विधि को, ठीक है। अगला कहता है, देखिए प्रश्नों को अनेक उदाहरण देकर समझाया जाता है। देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है कि आप जब भी किसी प्रश्न को समझाते हैं, आप जब भी किसी प्रश्न को समझाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उसके पीछे आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, कई प्रकार के उदाहरण देकर प्रश्नों को समझाया जाता है, ताकि बालकों को वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उनके लिए वो उपयोगी हो जाए। वैसे में अगर उनको समझ नहीं आया तो फिर वो कक्षा में पीछे रह जाते हैं और वो उस विषय वस्तु के बारे में सिर्फ सोचते रह जाते हैं और उनका जो शिक्षण में विकास है वो वहीं पर रुक जाता है। कुछ समय के लिए सही, लेकिन वो रुक जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि हम जब भी किसी विषय वस्तु को समझाएं तो उसके लिए हमको बहुत सारे उदाहरण लेकर चलने चाहिए, है ना। उदाहरण हो सकता है, सहायक सामग्री हो सकता है, प्रायोगिक मॉडल हो सकता है, जो भी आपके पास विषय वस्तु बनती है समझाने के लिए या समझाने का या शिक्षण में बहुत अच्छे से अच्छे तरीकों का हम उपयोग कर सकते हैं। ये किस पर आधारित होता है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल पर ही आधारित होता है, ठीक है। कहता है देखिए आगे, छोटे छोटे चरणों में सीखते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें एक प्रकार से ये होता है कि अगर हम किसी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट करें, छोटे छोटे चरणों में हम, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या करते हैं, उसको बांट दिए, तो इसमें हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जैसे यहाँ पे होता है वर्ग समीकरण की हम बात करते हैं, सामान्य वर्ग समीकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले वर्ग समीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ाया जाता है आपको। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि इसका व्यापक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि वर्ग समीकरण क्या है, तो वर्ग समीकरण के बारे में जानने के बाद आपने क्या जाना कि वर्ग समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है और ये किससे बना है, ठीक है, किस पर आधारित है और किससे बना है, किस प्रकार के समीकरण से मिलकर बना है। फिर आगे कहता है उसके बाद उसके द्वारा प्रश्नों को हल किस प्रकार किया जाता है। और वर्ग समीकरण में भी क्या होता है, प्रश्नों को हल करने की 2-3 विधियां होती हैं। एक विधि तो सामान्य में होती है गुणनखंड विधि, जिससे हम क्या करते हैं बीच के पद को तोड़कर बनाते हैं, और दूसरी विधि होती है जिसमें हमको दिया जाता है वर्ग समीकरण का सूत्र दिया जाता है। तो ये सब कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से, चरण एक चरण तो ऐसे चरणबद्ध चरण क्या है उसको हम बताते जाते हैं, है ना। छोटे छोटे चरणों में क्या करते हैं उसको बांट देते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है हम इसको सीखते और सिखाते जाते हैं। तब क्या होता है यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या नहीं पड़ती, आप ये कह सकते हो कि याद करना तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना हमको बैंकिंग मॉडल में करना पड़ता है। इसमें सिर्फ अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे वो आपके मस्तिष्क में उतने ही प्रकार के वो क्या है आपको स्टोर होते जाएगा। और ये एक फायदेमंद चीज है कि इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि याद की हुई चीजों को आप क्या कर सकते हैं, जितना आपने याद किया है आप सिर्फ उतने का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने अभ्यास किया है उसका उपयोग आप अन्य विधियों में या अन्य प्रश्नों में उसका उपयोग करके आप देख सकते हैं, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कहता है इसमें सरल से कठिन अवधारणाओं की ओर टुकड़ों में ले जाना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको कहता है कि जो भी अवधारणाएं होती हैं, जो भी हम पढ़ते या पढ़ाते हैं, उसको कैसे लेके जाना चाहिए, सरलता से, है ना। सरल से कहाँ लेके चलना चाहिए, कठिन की ओर लेके चलना चाहिए। अब वही तो हम बता रहे हैं कि अगर हम वर्ग समीकरण की ही बात करते हैं तो पहले ये बताते हैं कि वर्ग समीकरण है क्या, उसके विषय में हमने बताया। तो सबसे पहले हमने विद्यार्थियों को वर्ग समीकरण के विषय में पूरा क्लियर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या बताते हैं कि वर्ग समीकरण में व्यापक समीकरण होता क्या है। तो जैसे हमने बता दिया कि आपके पास वर्ग समीकरण में क्या दिया, उसका व्यापक समीकरण बन गया, है ना। ये क्या बन गया आपके पास वर्ग समीकरण में इसका व्यापक समीकरण बन गया। अब इसी में किसी ने पूछ दिया कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो हमने कहा यहाँ पे a इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूं तो हमारे पास जो दिया हुआ सवाल है वो क्या बन जाएगा, आपके पास एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाता है करके। तो
तो इन सब बातों को हम क्या करते हैं, उनको क्लियर करते जाते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इस वर्ग समीकरण के द्वारा सवालों को हल कैसे किया जाता है। तो ये कहता है कि वर्ग समीकरण भी हमारे पास दो विधि होती है ना। वर्ग समीकरण भी हमारे पास क्या होती है, वर्ग समीकरण की विधि, वर्ग समीकरण की विधि ये एक सामान्य बात है जिसमें आप बता सकते हैं। इसमें भी दो विधि होती है। एक क्या होती है, गुणनखंड विधि है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट गुणनखंड विधि, और एक आपके पास होता है सूत्र विधि, सूत्र विधि। तो आप क्या करेंगे छात्र, यहाँ पे जब बताना हो तो देखिए, यहाँ पे आप जब बताना हो सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी एक विधि के बारे में बताएंगे। तो आप पहले क्या बता देते हैं, गुणनखंड विधि के बारे में बताते हैं कि वर्ग समीकरण का जो व्यापक समीकरण दिया है उस व्यापक समीकरण के सहारे हम गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के सवालों को हल कैसे करते हैं। ये तो बना उसका व्यापक समीकरण। अब इसी प्रकार से क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो उसको हल करने की विधि होगी। जब सवाल है हल तो करना पड़ेगा। वहां पे आप क्या बता सकते हो कि इसमें आप गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड विधि का उपयोग आप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप क्या बताएंगे उसमें, उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पे सूत्र विधि के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताएंगे, इसमें सूत्र विधि के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को सीखने में और जो इसकी अवधारणाएं होती है उनको समझने में बड़ी आसानी होती है। धीरे धीरे क्या करते हैं, ये इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं और वो अभ्यास उनके लिए फायदेमंद रहता है। क्या रहता है, वो अभ्यास उनके लिए फायदेमंद रहता है और उनको समझने की और वो उनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझते हैं। तभी क्या होता है, वो इन विधियों का उपयोग भी या इन प्रश्नों का उपयोग भी वो अन्य सवालों में करके देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं वो कि इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। किंतु जब याददाश्त हो, याददाश्त की बारी आती है या रटने वाली विधि की बारी आती है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ उतना ही पता होता है, उतना ही हमको मालूम होता है जितना हमने रट के रखा है। और अभ्यास क्या सिखाता है, अभ्यास हमको ये भी सिखाता है कि अभ्यास करने से हम अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहाँ कहाँ और किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही ये भी दर्शाता है कि हम उसको अपने हिसाब से कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी हम करके देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों की बात तो कर लिए कि क्या हो गया, आपके पास प्रोग्रामिंग मॉडल हो गया और बैंकिंग मॉडल। अगला आपके पास कहता है रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल तो देखते हैं, चलिए आइए ये क्या होता है। अभी हमने देखा बैंकिंग मॉडल देख लिया, उसके बाद हमने देखा प्रोग्रामिंग मॉडल, अब उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल होता क्या है इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियता अर्थात आसपास के भौतिक व सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ माना जाता है ना, जुटा हुआ मानता है, मतलब सक्रियता मानता है। कह सकते हैं कि सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियता मानता है, एक सक्रियता मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। इस मॉडल के मुताबिक अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। यदि शिक्षक इस मॉडल के आधार पर पढ़ाए तो बच्चों को अपने दिमाग पर जोर डालना तथा विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को आवश्यकता अनुसार सवाल हल करने की अपनी विधि खोजने का अवसर मिलेगा तथा जरूरत पड़ने पर शिक्षक उनकी मदद करेंगे। रचनावादी मॉडल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये तो कह रहे हैं कुछ अलग है, लेकिन देखते हैं इसमें। रचनावादी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, जो आसपास की वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, है ना, सामाजिक परिवेश है ना, इसको जानने में हम क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। सक्रिय कहने का मतलब हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है ना, कि हम किसी वस्तु को देखें। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप देखिएगा, वो पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है। अगर वो देखे छोटे बच्चे, अगर वो गाय को देख ले तो क्या पूछते हैं, ये क्या है,
है ना। अगर वो भैंस को देखे तो पूछेंगे ये क्या है ना। अगर वो क्या देखे वहां वहीं पे, अगर एक कुत्ते को देखे तो पूछते हैं ये क्या है। तो छोटे बच्चे रहते हैं, कौन से छोटे बच्चे, जो अपने पास क्या रहते हैं, कह सकते हो 2 साल से ऊपर के बच्चे, क्योंकि उनको उनके विषय में मालूम तो होता है, दिखता तो है कि ऐसा कुछ है, लेकिन उनका नाम नहीं जानते, तो उनमें उत्सुकता रहती है जानने की। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या होता है, इस पे निर्भर करता है कि हम उसको बताते हैं या नहीं। वो सक्रिय होते हैं चीजों को जानने के लिए, इसलिए छोटे बच्चों में क्या होती है, उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको सारे विषय वस्तु के बारे में मॉडल पर आधारित या आसपास की वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुओं पर आधारित, सामाजिकता से जुड़ी हुई आधारित, है ना, सामाजिकता से जुड़ी हुई वस्तुओं पर आधारित इन सब के विषय में जानने के लिए क्या होती है, उत्सुकता होती है। इसके अंदर एक सक्रियता दिखाई देती है ना। उसके अंदर क्या होती है, एक्टिविटी वहां पे दिखाई देती है कि मुझे इस विषय के बारे में जानना है करके। ठीक है, यही सब क्या कहलाता है आपके पास, यही सब कहलाता है रचनावादी मॉडल के लिए। क्योंकि आप इसमें क्या कहते हैं, नई नई रचनाओं के बारे में जानते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, तो वो क्या होता है उसके मस्तिष्क में, छोटे बच्चों के मस्तिष्क में क्या होता है, ये स्टोर होते जाता है ना। वो क्या होता है, इसी को हम कहते हैं रचनावादी मॉडल के लिए। ठीक है, जिसपे क्या होता है आपके पास आसपास की सारी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, है ना, और सामाजिक परिवेश है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देती। दिखाई नहीं देती कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना जिसको हम पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद हम पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चों को चीजों को समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो ये सब क्या होती है, इन सब विषय वस्तु के बारे में बताना, बच्चों को बताना, एक शिक्षक के द्वारा बताया जाना, उनके मन की उत्सुकता को जगाना और नया नया प्रयोग के बारे में समझाना, यही क्या कहलाता है आपके पास, रचनावादी मॉडल कहलाता है। इससे क्या होता है, इस मॉडल के मुताबिक बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ को बनाते हैं। क्या होता है, इसके आधार पर यही होता है कि बच्चे आसपास की जो वस्तु देखते हैं, आसपास के जो लोग देखते हैं, आसपास के जो वातावरण को देखते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, है ना, वेदर को देखते हैं आसपास के, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसी के अनुसार वो अपनी सोच को बनाते हैं और अपनी समझ को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यदि एक शिक्षक क्या कर सकता है, इस मॉडल के आधार पर पढ़ाए तो बच्चों में अपने दिमाग पर जोर डालने तथा विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि यदि एक शिक्षक क्या होता है, इस मॉडल पर आधारित, कोई भी एक शिक्षक इस रचनावादी मॉडल पर आधारित या इसके आधार पर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग पर क्या करते हैं, वो लोग जोर डालते हैं और उनके विभिन्न पहलुओं को जानने के बारे में, है ना, उनके बहुत सारे जो पहलू रहते हैं, उनकी जानकारी जो रहती है उनके बारे में जानने की उनके अंदर एक उत्सुकता आ जाती है ना, वो उसको सोचना विचारना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर एक उत्सुकता निकल जाती है, एक उत्सुकता आ जाती है जिसको वो जानने की हमेशा कोशिश में लग जाते हैं बच्चों को। और इसी से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आसपास के वातावरण के अनुसार उसको शिक्षण देते हैं या शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, तो हम जो बच्चों को सवाल देते हैं, समय समय पर हम जो बच्चों को सवाल देते हैं, बच्चे उन सवालों को हल करने में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं कि आज हमने इस विषय वस्तु के बारे में जाना है, तो हमने आज कितना सीखा और कितना जाना, उसके विषय में बच्चे जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं और विषय वस्तु के प्रति वो अपना विचार भी रखते हैं, है ना, उस विषय वस्तु के प्रति अपना विचार भी रखते हैं, विचार व्यक्त भी करते हैं और उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी हमेशा क्या रहते हैं, वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं। ये होता है रचनावादी मॉडल के लिए कि विचारों को बदलना या विचारों से अपनी समझ को बढ़ाना, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाना और आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए तैयार रहना। अगर छोटी मोटी कठिनाइयां भी अगर आती है तो उससे भी हमको लड़ने के लिए या समझने के लिए तैयार रहना। ये सब किस में आता है, ये रचनावादी मॉडल में आता है। रचनावादी मॉडल में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है और आसपास के वातावरण पर भी निर्भर किया है ना, आसपास जो वातावरण होता है उस पर भी वो निर्भर रहता है कि हमारे आसपास का व्यवहार कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, सामाजिक लोग कैसे हैं, है ना, जो नागरिकता होती है वो किस प्रकार की है, ये सब जानने में बच्चे उत्सुकता दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब किसमें आता है, रचनावादी मॉडल में आता है। ठीक है, तो देखिए आज आपने गणित शिक्षण में क्या पढ़ा, तो आप देखिए पहले आपने जाना बैंकिंग मॉडल के बारे में,
प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में, फिर आपने लास्ट में क्या देखा, रचनावादी मॉडल के बारे में। ठीक है, तीनों तथ्य हमारे पास क्लियर है। बैंकिंग मॉडल किस पर आधारित है, वो याद करने वाली चीजों पर आधारित है। प्रोग्रामिंग मॉडल किस पे है, वो अभ्यास पे जोर देता है, सबसे ज्यादा सोचने समझने की शक्ति पर जोर देता है। और रचनावादी मॉडल क्या करता है कि आसपास के वातावरण पर, सामाजिक लोगों के ऊपर जो बच्चे उनको देख कर सीखते हैं, वो उसके हिसाब से अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार वो अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास बच्चे और गणित में कि सीखने सिखाने के लिए बच्चों को किस प्रकार से हम प्रेरित कर सकते हैं और कौन कौन से इसके मॉडल होते हैं, इसके बारे में आज हमने देखा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे तथ्य आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है छात्र, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।